Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 25. और आज की क्लास में हमने जो टेंसेस की पहली ब्रांच पढ़ी थी इंडेफिनेट, उसको आपस में कंपेयर करेंगे कि पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या डिफरेंस है। सो क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी मसला हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें या मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें वो मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंडेफिनेट टेंस जो हमने टेंसेस की पहली ब्रांच डिस्कस की थी, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट को डिस्कस किया था पिछली 3 क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम इन तीनों का पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर किस तरह का डिफरेंस आता है। ओके, बहुत सिंपल सा एक फार्मूला बता रहा हूं, अपने दिमाग में वो फार्मूला बिठा लें। अगर आप वो फार्मूला अपने जहन में रखते हैं तो आप सिर्फ अगर प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं तो उसका पास्ट या उसका फ्यूचर बनाना आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो फार्मूला क्या है? सिंपल सी 3 बातें। प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। बस ये एक बात जहन में रखिएगा। आप इस बात को अगर आप जहन में रखते हैं तो प्रेजेंट टेंस से आगे आप उसका पास्ट या फिर आगे उसका फ्यूचर आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा आजकल की अगर हम मॉडर्न इंग्लिश को देखें तो मॉडर्न इंग्लिश में हम ज्यादातर सिर्फ विल का ही यूज कर रहे हैं। शैल का यूज जो है वो डे बाय डे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, सो ज्यादातर जो है वो शैल की जगह पे विल ही यूज किया जा रहा होता है। बहरहाल आपने शैल और विल दोनों का जहन में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर लिखी है प्रेजेंट की, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। लेकिन ये एस या ईएस तब लगेगा जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम है। तो आपको पता है कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था तो उसको हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा था। ठीक है, एक पार्ट जो हमने पहला पढ़ा था वो आई, वी, यूटे और प्लूरल नाउन के साथ था, जिसमें ये एस या ईएस नहीं आ रहा था। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या थी? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ। तो ही, शी, इट एंड सिंगल नेम के साथ जो है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या थी? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस का इजाफा। कहां पे एस, कहां पर एस, वो ऑलरेडी आपको उस क्लास में मैंने बताया हुआ है। और एट देन देयर इज अ ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अच्छा, अब पास्ट में मैंने आपको क्या बताया कि हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो दोनों में आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो सिर्फ सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, यहां पर सेकंड फॉर्म और यहां पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी सब सेम है, डिफरेंस जो आ रहा है वो सिर्फ इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो तीसरी स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी देखें तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया था सेम देखें, वही चीज यहां पर भी अप्लाई हो रही है। और यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल लगा दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट मौजूदा वक्त में जो कुछ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट गुजरे हुए वक्त में जो कुछ किया और फ्यूचर इंडेफिनिट आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं तो स्टूडेंट्स आपके लिए पास्ट बनाना या उसका फ्यूचर कन्वर्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अभी देख लीजिएगा कि मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, फिर उसी का आगे पास्ट में लेके जाऊंगा और उसी को आगे फ्यूचर में लेके जाऊंगा। कोई चीज नहीं है, बस वही जो 3 लाइनें मैंने आपको बताई हैं कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल। यही फार्मूला मैं जितने भी सेंटेंसेस बनाऊंगा सब में यही चीज अप्लाई करूंगा। तो चलें देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, आई गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। अब चूंकि यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, आई गो टू कॉलेज, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूं। राइट, अब अगर मैं इसको पास्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैंने क्या करना है, मैंने क्या बताया कि पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो इस गो को मैं सेकंड फॉर्म में ले जाऊंगा, बाकी पूरे का पूरा सेंटेंस यही रहेगा। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया या मैं कॉलेज जाता था। आई गो टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज। तो देखेंगे अगर पूरे सेंटेंस को आप नोटिस करें तो फर्क किस चीज का आ रहा है कि यहां पर फर्स्ट फॉर्म लग रही है, यहां पर सेकंड फॉर्म लग रही है। बाकी सारे का सारा सेंटेंस जो है सेम वही है जो हमने प्रेजेंट में बनाया। अच्छा, फ्यूचर के बारे में क्या है कि अगर मैं इसी बात को कि मैं कॉलेज जाऊंगा, अगर मैं इसी बात को फ्यूचर में लेके जाना चाह रहा हूं तो आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म से पहले शैल या विल। तो अब सब्जेक्ट को देख लेना है कि यहां पर शैल लगाएं या विल लगाएं। तो आई के साथ शैल आता है, लेकिन अगर आप आई के साथ विल भी यूज करेंगे तो ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि आई शैल का यूज किया जाए। आई शैल गो टू कॉलेज, आई शैल गो टू कॉलेज, कि मैं कॉलेज जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखेंगे क्या इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर क्या फर्क है। वही 3 बातें जो मैंने बताई हैं कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, पास्ट में सेकंड फॉर्म आ रही है और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक आप और सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे कि देखें,
शी वर्क्स हियर, शी वर्क्स हियर। अब वर्क था तो इसके साथ एस, वजह क्या है कि यहां पर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम में से कोई एक है, ठीक है। तो यहाँ पे शी था तो इसलिए मुझे यहाँ पर एस लगाना पड़ा। अगर आई को यू देकर प्लूरल नाउन में से होता तो सिंपल मैं वर्क लिखता, एस का इजाफा नहीं करता, ठीक है। सो शी वर्क्स हियर। अब इसी बात को मैं पास्ट में लेके जाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, शी वर्कड। अब क्या है, वर्क की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा क्योंकि पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सो शी वर्कड हियर, शी वर्कड हियर। वो यहां काम करती थी या उसने यहां काम किया। और यही बात अगर आप फ्यूचर में लेके जाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, शी विल वर्क हियर, शी विल वर्क हियर। वो यहां काम करेगी, शी विल वर्क हियर, वो यहां काम करेगी। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल, ठीक है। तो अब डिफरेंस आपके सामने है कि वही तीन बातें अगर आप जहन में रखें तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसके नेगेटिव्स जरा बना के देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इंडेफिनिट टेंस के जब हम नेगेटिव्स बनाते हैं तो प्रेजेंट की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब डू कहां पे लगेगा, डज कहां पर लगेगा, ये चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हुए मैंने एक्सप्लेन की थी, लेकिन फिर एक दफा बता देता हूं कि देखिए पहले हम एस का इजाफा इस जगह पर करते थे, ठीक है। और अब यहां पर हम इजाफा डू के साथ करके उसको डज बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ऑलरेडी एस यहां पर लग चुका है तो फिर यहां से खत्म हो चुका है, ठीक है। सो डू नॉट या फिर डज नॉट। अब डू कहां पे लगेगा, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ डू नॉट आएगा। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम में से होगा तो फिर डज नॉट आएगा, ठीक है। प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आप यहां पर एक चीज सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कहा था कि पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो यहां पर तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो बच्चे यहां पर भी सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन यहां पर सेकंड फॉर्म हमने किसकी लगाई है, डू की। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, ठीक है। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी सेकंड फॉर्म पहले आ चुकी है तो अब आगे सेकंड फॉर्म नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो डिड ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए अब हमने आगे जो, क्योंकि ये ग्रामर का एक रूल है कि सेकंड फॉर्म सेंटेंस में सिर्फ एक ही दफा आ सकती है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी डिड यहां पर सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो अब आगे यहां पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करें, जो फ्यूचर की स्ट्रक्चर है, फ्यूचर की स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपके माइंड में एक चीज यहां पर आ रही होगी कि सर हमने यहां पर विल और शैल के बाद नॉट क्यों लगाया और यहां पर डू डज क्यों लगाया। देखिए यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं था, ठीक है। असल में वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, जो कि हमें जमाना पहचानने में हमारी मदद करते हैं कि ये कौन सा जमाना है, ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। जैसे कि देखें इज एम आर। अब इज एम आर जो है वो हमें ये बताता है कि ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब यही जब वाज वर बनता है तो वाज वर हमें ये शो करता है कि ये तो पास्ट है, ठीक है। और इसी तरह से हैज और हैव को अगर हम देखते हैं तो हैज और हैव प्रेजेंट को शो करता है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हैड जो है ये पास्ट को शो करता है, ठीक है। तो यानी कि वो वर्ड्स जो कि हमें जमाना पहचानने में मदद करते हैं उनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो फिर उसके अंदर हमें डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, आप देखें ना, विल जो है ये हमें ये बताता है कि ये फ्यूचर है, ठीक है। तो विल और शैल हमें ये बताता है कि ये फ्यूचर टेंस है। तो अब ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो फिर हम यहां पर विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। अगर इन सेंटेंसेस के अंदर भी कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता तो हम डू, डिड या डज वगैरह नहीं लगाते, हम सिंपली उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते। आने वाले टेंसेस में आप ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगी कि यहां पर हमने विल और शैल के बाद नॉट क्यों लगाया है, ठीक है। तो चलें इसके कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। जैसे कि आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता हूं। आप इसको पास्ट में लेके जाना है तो डू की सेकंड फॉर्म यहां पे लगाते हैं, डू की सेकंड फॉर्म है डिड। I did not go for morning walk. I did not go for morning walk. कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता था या नहीं गया, राइट। और अगर मैं इसी को फ्यूचर में लेके जाना चाहता हूं, I will not go for morning walk. I will not go, sorry, I will not, आप इसकी जगह shall लगाएं क्योंकि हकीकत में तो शेल ही आता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शेल का यूज बहुत कम हो रहा है तो शेल की जगह आप विल लगा सकते हैं, ठीक है। सो आई विल नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक या आई शैल नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर डिफरेंस देखें तो सिर्फ इस चीज का, ठीक है। तो वही चीज है कि फर्स्ट फॉर्म है ये उसकी सेकंड फॉर्म है और यहां पर शेल या विल फर्स्ट फॉर्म के साथ, सिंपल, ठीक है।
अच्छा, अब हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत इजी है। जैसे कि ऑलरेडी पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम किसी चीज का नेगेटिव बनाते हैं, जब हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, तो आप ये चीज देख लेंगे कि किस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था। जिस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएं तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। अब यहां पर हमने प्रेजेंट में किसके बाद नॉट लगाया था? डू और डज के बाद, तो इसका मतलब है ये डू और डज यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर हमने नॉट किसके बाद लगाया? डिड के बाद, तो यहां पर डिड को यहां पर ले आएंगे। और यहां पर नॉट हमने किसके बाद लगाया? विल और शैल के बाद, तो इस शैल और विल को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो ये इनका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर वगैरह बना के चेक करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं इसका। सो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पास्ट में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इन द फ्यूचर विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल डू यू वॉच इंग्लिश मूवीज? डू यू वॉच इंग्लिश मूवीज? क्या आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं? अब अगर हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डू की सेकंड फॉर्म लगा दें यहां पे, डिड। डिड यू वॉच इंग्लिश मूवी? क्या आप इंग्लिश मूवीज देखते थे या क्या आपने इंग्लिश मूवीज देखी? और अगर हम इसको फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं, विल यू वॉच इंग्लिश मूवीज? सर ये क्या हो गया? क्या आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे? सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा इंडेफिनिट टेंस है। अब इंडेफिनिट ब्रांच के अंदर आपको सिर्फ एक फार्मूला बताया, वो 3 लाइनें। ठीक है, फार्मूला क्या है? प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल। ठीक है, अब इस फार्मूले को अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आने वाली जो 3 नेक्स्ट ब्रांचेस हैं उसमें आप देखेंगे कि वहां पर भी हम सेम यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, आगे नेक्स्ट आने वाले टेंसेस को भी देखेंगे और उसमें क्या डिफरेंस क्या आएगा, वो आपको डिफरेंस जो है वो मैं ब्रांच को कंप्लीट करने के बाद आपको समझाऊंगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इंडेफिनिट ब्रांच जो है ये टेंसेस की 4 ब्रांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जिसका राइटिंग में, स्पीकिंग में, यानी कि सबसे ज्यादा यूज जो है वो इसका होता है इंडेफिनिट ब्रांच का। चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट की ये तीनों ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होने वाली है और बहुत सिंपल है। कोई लंबी चौड़ी कहानियां कोई नहीं है, बस बात वही है कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे आज की क्लास को खत्म करते हैं। आई होप सो आपको इंडेफिनिट टेंस जो है या इंडेफिनिट ब्रांच जो है हमारी टेंसेस की, उसका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई मसला होता है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आपका जो भी कंफ्यूजन होगा मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।